इंस्पायर फेलोशिप लेवल 1 रिजल्ट पर मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आप सभी लोगों ने कमेंट किया था। आपके जो डाउट्स थे वो आपको कमेंट में आंसर करने से मतलब उतनी चीजें क्लियर आपको ना हो पाती। जिनको इंस्पायर का फाइनल ऑफर लेटर मिला हुआ है वो आपके डाउट्स को एड्रेस करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी वजह से आज शुभम सर हमारे साथ कनेक्ट होंगे और वो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसमें मैंने क्या किया है, जो सेम टाइप के डाउट्स थे, मान लीजिए 3-4 लोगों के एक ही तरह के डाउट है तो उनको मैंने एक ही बार लिया है। तो ऐसे मत सोचना कि मेरा डाउट लिया नहीं गया, डाउट सबके लिए गए हैं। एक तरह के डाउट को बस एक बार लिया है, ठीक है। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनका नेम तो लिस्ट में है लेकिन उनको ना कोई मेल आया है। तो देखो, मेल तो ऐसा नहीं है, मेल कई बार नहीं भी आता है तो मेल वाला तो स्किप कर सकते हो। हाँ, वो जो आप बता रहे हो कि आप जब पोर्टल पर जा रहे हो तो ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे, वो एक कंसर्न है। तो उसको सर बताएंगे ऐसा क्यों है, तो वो देख लेना। और साथ ही साथ आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, मतलब जब पीएचडी में एडमिशन लोगे तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी ताकि आपको फाइनल ऑफर लेटर मिले ही मिले। ये मतलब अभी आपका लेवल 1 ही है, लेवल 2 में जब आपका हो जाएगा तब आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा। तो अभी ये आधी खुशी वाली बात है, पूरी खुशी वाली बात तब होगी जब आपको फाइनल ऑफर लेटर मिलेगा। तुहिन का हो गया और राखी का हो गया एंड विवेक का हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके नेम मुझे याद है उनका नेम लिया, बाकी लोगों का मतलब बुरा मत मानना, मतलब जिसका नेम अभी मेरे माइंड में आ रहा उन लोगों की बात कर रही हूँ। बाकी तो जिन्होंने कमेंट किया उन सभी को मिला ही है। और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट नहीं भी किया, उनको भी मिला, तो अच्छी बात है। बस अब कुछ बातों का ध्यान रखना कि आगे आपका फाइनल ऑफर लेटर मिस ना हो। उसके लिए आज के डाउट सेशन को बहुत ही सीरियसली सुनना। और ऐसा नहीं है कि आपका डाउट आंसर हो गया तो आप फिर स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आगे जो भी डाउट्स लोगों के बताए जाएंगे वो प्रॉब्लम्स आप फ्यूचर में फेस करो। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना ताकि आप वो गलतियां ना करो जिससे आपका फाइनल ऑफर लेटर मिस हो जाए, ठीक है। वरना फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 15 जुलाई को एक स्टूडेंट है, उनको मेल के थ्रू उन्होंने फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट अपना सबमिट किया, लेकिन उनका जो नेम है वो लिस्ट में नहीं आया। तो क्या सेकंड लिस्ट पे आती है, उनका पूछना ये है। हाँ, तो इसका आंसर ये है कि जैसे फॉर सपोज इफ यू हैव अप्लाइड फॉर इंस्पायर, तो स्लॉट्स होते हैं ना, जैसे उन्होंने बताया था सेकंड थर्ड स्लॉट। तो एक साल में कम से कम 2 या 3 स्लॉट्स आते हैं। तो हर एक स्लॉट में आपको डाला जाता है। जैसे फॉर सपोज पिछले की डेट निकल गई, आपने उस टाइम पे डाला अपना नाम, तो आपको नेक्स्ट स्लॉट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्लॉट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक इंस्पायर पर्सन 2 या 3 बारी तो साल में अप्लाई कर सकता है, और वैसे 2 साल तक अप्लाई कर सकते हो। तो चिल करो, आ जाएगा ना। अच्छा, मतलब सेकंड लिस्ट आएगी, जैसे फर्स्ट लिस्ट आई है ऐसे सेकंड लिस्ट भी आएगी। फर्स्ट नहीं मैम, वो फर्स्ट डिपेंड क्या करेगा है। कि उनका नाम किस स्लॉट में है। तो अब नेक्स्ट स्लॉट में अगर नाम आया होगा तो वो बता देंगे कि, क्योंकि अभी उनका एप्लीकेशन पेंडिंग दिखा रहा होगा ना। तो नहीं नहीं, अगर उनका इन एप्लीकेशन इन पेंडिंग दिखा रहा प्रोग्रेस है, दिखा रहा है, स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना, मतलब पेंडिंग दिखा रहा है, स्टेटस चल रहा है, तो हाँ इसका हाँ। मतलब है ठीक है, हो जाएगा, कोई स्ट्रेस वाली बात अच्छा। नहीं। नेक्स्ट स्लॉट में डाल देंगे उसको। और सर एक स्टूडेंट है जिन्होंने पीएचडी में एनरोल्ड है वो ऑलरेडी, और लेवल 2 हम्म। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, मतलब कुछ एक्सपेक्टेड डेट है। अभी तो हाँ प्रोविजनल ऑफर मैम, लेटर जैसे आया है। जर्नल, देखो मैम, जनरली 2 से 3, 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं प्रोविजनल आने में, ठीक है। और उसके बाद जो है, मतलब टोटल ये टाइम पीरियड 6.5 महीने का होता है। मैक्सिमम 6 महीने लेके रख चलो बस, कि 6 महीने के अंदर आपका प्रोविजनल, और जब फाइनल अप्लाई करोगे उसमें 3.5-4 महीने लगा के चलो, 4-5 महीने में आपका प्रोविजनल आ जाए, तो फाइनल आ जाएगा अगर आना होगा। अदरवाइज अगर नहीं भी आया तो स्ट्रेस नहीं लेनी, दूसरी बारी फिर से अप्लाई कर दो। तो हाँ पहली तो बारी नहीं आया तो दूसरी बारी भी एमएससी फिर आप करने के अप्लाई कर सकते बाद वो 2 साल का तो रहता ही है, तो हो। हाँ, 2 साल तक वैलिड है अगर ना, फिर से तो आएगा दूसरी तब बारी तो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, उसमें क्या हम्म। ही इतना। कोई कोई स्टूडेंट है जिनको मेल रिसीव ही नहीं हुआ है लेकिन उनका नेम लिस्ट में है, मेल बट उन्हें। हाँ, तो मैम ऐसा हो सकता है कि उन बच्चों की या तो ईमेल आईडी इनकरेक्ट है, या तो फिर उन्होंने मतलब लिस्ट में नाम डाल दिया, तो आपको बार बार जनरली चेक करना होता है कि आपका नाम क्वालिफाइड लिस्ट में है कि नहीं है। तो मेजरली लिस्ट ही है, लिस्ट और उनका जो इंस्पायर आईडी है। अपने नेम के साथ इंस्पायर आईडी जरूर मैच कर लेना, कहीं ये ना हो कि आप किसी और का नाम पढ़ के बोल दो कि मेरा नाम आ गया, तो ऐसा नहीं करना। मतलब इंस्पायर आईडी भी साथ में चेक कर लेना कि मेरी इंस्पायर आईडी भी है कि नहीं। हाँ तो इंस्पायर आईडी मेन कंफर्मेटरी है कि मेरा आ गया। ठीक है। और एक स्टूडेंट है, उन्होंने अप्लाई किया था इसके लिए एडमिशन के बाद, मतलब उन्होंने एडमिशन लेके तब अप्लाई किया था। तो इनको ये जानना है कि लेवल 1 के बाद अब प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब लेवल 1 है तो इनका नाम है, और एडमिशन के लिए भी अभी इन्हें अप्लाई नहीं करना, ये ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो अब इनको आगे क्या करना है। हम्म।
हाँ जी मैम, तो मेजरली यही है कि फॉर सपोज इफ वो पर्सन ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद फर्स्ट लेवल के बाद पीएचडी ज्वाइन कर ली, पीएचडी ज्वाइन करने के बाद क्या उसने पीएचडी उन 3 गाइड्स में से एक गाइड के पास चूज करी है कि नहीं? अगर उन्होंने उनमें से एक गाइड के पास चूज करी है तो बस उसके बाद वो डायरेक्टली फाइनल ऑफर के लिए उसी वक्त ही नेक्स्ट स्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ही कैन डायरेक्टली गो फॉर फाइनल ऑफर, अच्छा, कुछ लोगों का ये जस्ट डाउट है ज्वाइन कि करते ही। हाँ, कुछ लोगों का ये है कि जो 3 हम लोगों ने चूज किए हैं सुपरवाइजर, तो क्या वही मतलब या फिर कोई चेंज कर सकते हैं? जो 3 नहीं मैम, सुपरवाइजर चूज अगर आपके, हाँ, आपके अगर 3 सुपरवाइजर हैं और उन तीनों का नाम आपने दिया तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला है इस बेसिस पे है कि वो 3 में से कोई एक चूज करोगे, अदरवाइज अगर कोई और चूज करते तो इंस्पायर वाले क्यों देते तुम? ये हाँ, दिक्कत है। उन्होंने वो सब देख के ही लिया हो। हाँ, ये बात तो सही है। ये मैक्सिमम लोगों का और एक रहता और है। क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखा था मैंने इसके रिलेटेड ही, किसी ने पूछा था कि टाइटल जो है वो आप चेंज कर सकते हो अपनी पीएचडी का ड्यूरिंग डीएसटी इंस्पायर, तो उसके लिए बिग नो। आप अपना ना टाइटल चेंज कर सकते हो ना सुपरवाइजर चेंज कर सकते हो, वंस आपको फाइनल ऑफर मिल गया। इवन प्राइमरी ऑफर के अंदर आप टाइटल, जब आपका इनिशियल प्रोविजनल ऑफर आ गया तब आप अपना थोड़ा सा टाइटल चेंज कर सकते हो, क्योंकि 3 गाइड में से किसी भी एक गाइड के पास जाना है और हर एक का फोटे अलग अलग हो सकता है, तो एक गाइड के पास किया ज्वाइन, बट आप टाइटल हमेशा याद रखना, आप थोड़े से ऑब्जेक्टिव ट्वीक कर सकते हो लेकिन मेन जो आपका टाइटल है वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने जब अपनी वीडियो, जब आपने मेरी मीटिंग हुई थी आपके साथ, तो मैंने स्ट्रिक्टली बताया भी था कि अपना सुपरवाइजर ढंग से चूज करना, अपना रिसर्च जो है वो कभी भी ओवर एस्टिमेट करके मत चूज करना कि भाई मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है? रियलिस्टिक होके जो ऑब्जेक्टिव तुम 5, 5.5, 5 नहीं, 3.5 साल में, 4 साल में तुम अगर कर सकते हो वो ऑब्जेक्टिव ही डालना, इससे ज्यादा मत डालना। हाँ, अगला सर क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने पीएचडी में एडमिशन 24 मई 2026 को लिया और मेरा प्रोविजनल लेटर 1 अगस्त 2026 को मुझे मिला, तो क्या मैं जस्ट विद इन 1 मंथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूं या थोड़ा और टाइम मिलेगा? बिकॉज आई वांट टू अप्लाई सम अदर यूनिवर्सिटी और मैं वहां से अपना इंस्पायर शुरू करना चाह रही हूँ। हाँ मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मतलब कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है तो भाई वो यहाँ से फिर क्लेम मत करे जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर, बट ये ध्यान रखना कि उसके सुपरवाइजर उस लिस्ट में थे कि नहीं थे प्रोविजनल में। जैसे फॉर सपोज 3 गाइड्स हैं, उसने पहले के पास ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बट वो दूसरे या तीसरे पे ज्वाइन करना चाहता है तो एक काम करने की, इधर से रिलीव करे, रिलीव करने के बाद दूसरे सुपरवाइजर के पास ज्वाइन करे, ज्वाइन करने के बाद फिर वो इंस्पायर अपनी क्लेम करे। इसमें शायद सर एनओसी वगैरह साइन कराना पड़ता है उनसे कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं 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 मैम, देखो अगर आप देखो मैम, उन्होंने अगर प्रोविजनल ऑफर किया ना, प्रोविजनल ऑफर में आपने पीएचडी के लिए इनरोल कर लिया, पीएचडी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, पीएचडी ज्वाइन करने के बाद आप चाहते हो कि मैं अपनी फेलोशिप यहाँ से क्लेम ना करूं, ठीक है, मैं चाहता हूँ किसी और जगह से अपनी पीएचडी क्लेम करूं और वहां से करूं जहां से मैंने अपने 3 सुपरवाइजर का नाम दिया था, ठीक है, तो वो बच्चा कर सकता है। एनओसी यूनिवर्सिटी का अपना पार्ट होता है, जैसे फॉर सपोज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है, तो मैंने यूनिवर्सिटी की चीजें यूज करी, काम यूज किया, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने वाला, मेरा कोई पैसा पूसा तो नहीं रह गया देने वाला, वो यूनिवर्सिटी की अपने लेवल तक है। अनलेस एंड अनटिल अपने अपना नाम उस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट करके इंस्पायर को नहीं भेजा, तब तक के लिए इंस्पायर आपको कुछ नहीं बोल सकता। आप मजे से दूसरी जगह पे पीटी ज्वाइन करने का इनरोल करो, आपके पास साल का टाइम है, 6 महीने में अपना हिसाब किताब सेट करो और ज्वाइन कर दो, कोई टेंशन नहीं। ये डाउट आपने मतलब ये मैक्सिमम लोगों का ये डाउट था, ये आपने अच्छा हुआ अच्छा हाँ हाँ, बता दिया। हाँ ये कर सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं, बट प्रोवाइडेड आपके जो 3 गाइड्स हैं, ठीक है, उनमें से ही वो एक हो, ये ना हो आप कोई चौथा पकड़ के बैठ गए फिर आपको उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसेस में सबसे पहले यही देखते हैं कि आपने इनिशियल जो गाइड चूज किया था उनमें से कोई एक बंदा चूज किया कि नहीं। अगर आप वो गाइड चूज नहीं करेंगे तो आपको मिलने के चांस 0 हो गए, क्योंकि आप पहले ही आपकी जो वो है रिमूव कर देंगे एप्लीकेशन इनिशियली स्क्रीनिंग में। बाकी ये तो सेम ही है, ये तो आपने बता ही दिया। इनका भी वही सेम क्वेश्चन है कि क्या सेम सुपरवाइजर के अंडर में काम करना होगा जिनका नेम लेवल 1 में दिया है? तो हाँ, वही आपने बोला कि हाँ 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 मैम, अगर आप सेम सुपरवाइजर के साथ नहीं करोगे तो इंस्पायर फिर से अप्लाई करो और फिर से प्रोविजनल ऑफर के लिए अप्लाई करो। अच्छा, हाँ, ये आप अच्छे से इन लोगों को बता दी, ये इनका मेजर डाउट था इन लोगों का। हाँ, जो 3 सुपरवाइजर है, अगर तुमने, तभी तो मैं बोलता हूँ कि जब भी कुछ काम करना है तो अच्छे से रिसर्च करनी है, हाँ, अदरवाइज देयर इज नो मूविंग बैक, ठीक है। डीएसटी या फंडिंग एजेंसी ऑलरेडी बहुत सोच समझ के लोगों को फेलोशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप वो फेलोशिप जो है वो इस तरीके से लो, हाँ,
पीएचडी बहुत सोच समझ के फेलोशिप प्रोवाइड करती है। ऑलरेडी वो मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा, जैसे स्कॉलरशिप इस साल आई नहीं है और फेलोशिप के फॉर्म भी आए वो काफी डिले से आए, तो कुछ लोगों को तो ये लगता है कि इस ये बारी आई बंद थिंक कर सो। देंगे क्या। हाँ, इस साल शायद 2 साल का या कुछ ऐसे करके 1 साल के 2 सेशन का इकट्ठा मिला के कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ करके कर रहे हैं, इसलिए डिले होगी एप्लीकेशन, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और वही वाला सेम क्वेश्चन जो आपने आंसर भी कर दिया था कि टॉपिक ऑफ रिसर्च एरिया चेंज कर सकते हैं क्या आफ्टर पीएचडी एडमिशन, तो नहीं कर सकते ना? नहीं 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 नहीं, देखो अगर आपका इंस्पायर हो गया है, फाइनल ऑफर आ चुका है, फाइनल ऑफर में आपका टाइटल ढंग से लिखा होता है, आप अपना टाइटल किसी भी तरीके से ना उसके अंदर डॉट डाल सकते हैं, ना कॉमा डाल सकते हैं, ना प्लांट चेंज कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं वो होते हैं आपके सुपरवाइजर के सीवी और आपके प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ ही उस प्लांट के कारण थी, तो अब आप प्लांट या टाइटल चेंज करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया, तो वो आपको फेलोशिप क्यों देंगे? क्योंकि इनिशियल स्क्रीनिंग तो आपके उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे हुई थी। तो ये एक चीज। बिल्कुल सही बात है। और ये तो सर बहुत लंबा डाउट है। हाँ, रेशमा जी का है, इन्होंने ये पूछा है कि आई हैव अ डाउट दैट आई एम वर्किंग अंडर अ प्रोजेक्ट एंड आई वांट टू डू पीएचडी इन सिमिलर टॉपिक इन द सेम इंस्टीट्यूशन अंडर द सेम सुपरवाइजर. I got the provisional letter, but now I'm not sure whether I get the final offer letter or not. But I'll apply for PhD and take admission. एक्चुअली क्या था कि देखो, फॉर सपोज अगर आप प्रोजेक्ट पे हो, ठीक है, पीएचडी ज्वाइन कर चुके हो, ठीक है, पीएचडी करते हुए आपको 6 महीने भी हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 1 साल भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन से आपने अपनी इंस्पायर अप्लाई करी है, उस दिन की डेट से लेके जिस दिन आपका फाइनल ऑफर आएगा, फाइनल ऑफर जिस दिन आएगा उस दिन से लेके जो आगे के दिन होंगे वो काउंट होंगे आपकी फेलोशिप के, ठीक है। तो उस दिन से पहले आप अपनी पीएचडी रिलीव कर देना, ठीक है। अच्छा, जिस दिन आपकी वो होगी उससे दिन से पहले बैक डेट पे जाके अपनी रिलीव कर लेना। जैसे फॉर सपोज 14 सितंबर को आपकी जो है फेलोशिप का वो ऑफर लेटर आया, ठीक है। तो आप एक काम करना, जो आपकी पिछली फेलोशिप है वो 1 तारीख को रिलीव कर देना, या मतलब अपना सैलरी बिल उस महीने मत भेजना, या ऐसे करना कि 14 है तो 13 को रिलीव करवा देना, ठीक है। तो आप रिलीव कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर सपोज आपने सैलरी बिल भेजा, तो वैसे भी 1 मंथ खत्म होने के बाद आपको सैलरी आएगी, तो उस जैसे फॉर सपोज जनवरी है ना, तो जनवरी कंप्लीट करोगे तभी जनवरी मंथ की सैलरी आती है ना फेलोशिप में। तो ये तो है नहीं कि 1 जैन से ही आपको जैन की सैलरी आएगी। तो 30 खत्म होगा तो आपको पता होगा ये खत्म हो गया तो अब मेरी सैलरी आएगी। अब जैसे अगर उस मंथ में आपका वो आ गया, क्या नाम उसको कहते हैं, ऑफर लेटर आया जनवरी 13 में, तो आपकी फेलोशिप सैलरी तो आपको 30 जैन के बाद मिलेगी, है ना। तो आप वो सैलरी बिल मत देना और कहना आई एम रिलीविंग माय हैंड फ्रॉम प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे करके ऑन दिस डेट। 30 तारीख को आपने प्रोजेक्ट लीव कर दिया और उसके बाद आपने मतलब वो अपनी सैलरी ली नहीं जैन की, और उसके बाद आपने क्या बोला कि आई एम गोइंग टू टेक माय फेलोशिप फ्रॉम 14, 14 से लेना शुरू कर देना। क्यों अभी छोड़ने की जरूरत है? बाकी आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि उनका भी एक से होता है। बट मतलब जनरली आप ऐसा कर सकते हैं कि उस मंथ की फिर सैलरी मत लीजिए, उस दिन से पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिएगा प्रोजेक्ट का कि आई एम गिविंग रेजिग्नेशन फ्रॉम दिस डेट, ठीक है। आप रेजिग्नेशन बैक डेट से दे सकती हैं, बस उस दिन का आपका दिन काउंट नहीं होगा और आपको सैलरी नहीं मिलेगी। या फिर आप अपना मतलब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको लंबे टाइम के लिए सैलरी चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो पहले रिलीव करके बैठ जाओ, बट फिर आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो मेरे को लगता है यही बेस्ट मेथड है कि मंथ एंड होने पे, जैसे 30 जनवरी आपकी वो खत्म होने, अगर 14 को आपकी फेलोशिप आ गई है तो आप 30 की सैलरी मत लीजिए और आप रेजिग्नेशन 1 जनवरी का दे दीजिए, ठीक है। कि वो मंथ ही आपका एक वेस्ट गया, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, 1 महीना वेस्ट होने से थोड़ी नुकसान हो गया, बट आपकी फेलोशिप फिर 13 से शुरू हो जाएगी, तो उस मंथ की सैलरी मत लो और रेजिग्नेशन बैक डेट का दे दो। बट वैसे कुछ लोग नहीं लेते अगली डेट की रेजिग्नेशन, तो 1 मंथ पहले दे दो, ऐसे करके हो सकता है। और सर इसी पेज में सेकंड डाउट है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अभी वो टारगेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशन एट डिफरेंट सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स, तो अगर ये पोजीशन वो क्लियर कर लेंगे सो वो मतलब उनको क्या वेट नहीं करना चाहिए अक्टूबर नवंबर एडमिशन साइकिल का, और क्या ये सही रहेगा या फिर उनको वेट करना चाहिए नेक्स्ट एडमिशन ईयर साइकिल का, सॉरी मिड ईयर एडमिशन साइकिल का? हाँ, क्या बोला क्या? देखिए ये है कि जैसे फॉर सपोज प्रोजेक्ट एसोसिएट है ना, तो सीएसआईआर के आई थिंक सो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं रिलीव करने के लिए।
तो आप अप्लाई कर दीजिए। प्रोविजनल के लिए करेंगे कि सेम जगह पे अप्लाई करना चाहती हैं, ये क्वेश्चन। अगर फॉर सपोज ये सेम जगह पे अप्लाई करना चाहती हैं, सेम इंस्टीट्यूट में, सीएसआई इंस्टीट्यूट में इंस्पायर, नहीं, तो अलग-अलग बोल बेटर रहे हैं, ये अलग-अलग आप टारगेट कर रहे हैं, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस को, अच्छा, अलग-अलग अलग सीएसआई अलग को। इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अभी तो वो अप्लाई करने की कोशिश कर रही है प्रोजेक्ट एसोसिएट। तो हाँ, ठीक है, आप प्रोजेक्ट एसोसिएट अप्लाई करो, ठीक है। प्रोजेक्ट एसोसिएट अप्लाई करके आप ज्वाइन करो, तब तक आप वेट करो अपने इंस्पायर का। अगर आपको मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो अभी तो प्रोविजनल ऑफर ही मिलेगा आपको, इससे ज्यादा तो क्या ही मिलेगा। तब तक आप प्रोजेक्ट एसोसिएट अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, एडमिशन साइकिल का वेट मत करो, क्योंकि डीएसटी जो है वो एडमिशन साइकिल पे नहीं, वो स्लॉट के ऊपर काम करता है। तो हर साल में 2 या 3 स्लॉट होते हैं, हर स्लॉट में आपको लिया जा सकता है। आप सोच के ये चल रहे हो कि इस एडमिशन साइकिल में स्लॉट लूंगी, बट उनका साइकिल क्या पता पीछे से ही चल पड़ा हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट आपको आइडिया नहीं है ना किस स्लॉट में आप बैठोगे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है हमेशा इंस्टीट्यूट की या इन सब की, मतलब फंडिंग एजेंसी की, कि आपको आइडिया नहीं रहता कौन सा स्लॉट किस टाइम पे चल रहा है। तो आप अप्लाई कर दो। अगर आपका नाम आ जाएगा तो प्रोविजनल के बाद आपको वैसे भी अप्लाई करना पड़ेगा। और इन द मीनवाइल अगर आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट ज्वाइन हो गया तो फिर भी वो 1 साल तो देते ही हैं आपको, हाँ। मतलब फाइनल पीएचडी ज्वाइन करने का। तो अगर आपको फॉर सपोज 6 महीने भी हो गए हैं तो 6 महीने के बाद यू कैन रिलीव योर सेल्फ एंड ज्वाइन समवेयर एल्स। सर लास्ट वाला आप क्वेश्चन छोड़ है, सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन ये फेलोशिप से नहीं है। ये इन्होंने अभी मतलब हो सकता है ये बीएससी के लास्ट ईयर में हो, और ये मेंटोरशिप के रिगार्डिंग है। मतलब नहीं, मेंटोरशिप होता है इंस्पायर मेंटोरशिप, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाला इन्होंने बोला है, तो है क्या कोई आपके कांटेक्ट में कोई पीएचडी हाँ, कर नॉन रहा है? मेडिकल का आई हैव डिस्कस्ड। हाँ हाँ हाँ, ये मैं ऑलरेडी अर्शदीप का था ये क्वेश्चन। तो हाँ, एक्चुअली मैंने किसी से बात करी है, ही सेड कि मैं मतलब ढूंढ के आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। आई शेयर यू द कॉन्टेक्ट नंबर, और आप तब तक अर्शदीप को बोल सकते हैं कि आपको डायरेक्टली डीएम कर ले, ताकि वो मेंटरशिप के लिए बात कर सके, ठीक है, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड पर्सन से। अच्छा। तो वैसे तो सबके डाउट्स हो गए, जिसका जिसका भी था। हाँ हाँ, मैं फिर भी एक बारी सभी चीजें अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। बात यह है कि जब भी आप इंस्पायर अप्लाई करें, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से देखें, ठीक है। अपने एरियाज देखें, किस किस एरिया में वो आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जरूर देखें। आपकी रिसर्च इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल इफेक्ट सबसे कम होना चाहिए। कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको डालनी चाहिए, बट इंस्पायर मांगता नहीं है। जैसे फॉर सपोज अभी तो वैसे मांगना शुरू कर दिया है नेशनल इंटरनेशनल स्टेटस, ठीक है, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, फिर इफेक्ट ऑन और चीजें, मतलब ऐसे ऐसे करके एथिकल इश्यूज, ये सब चीजें मतलब अपने काम का जरूर देखें कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अपना रिसर्च अच्छे से रिव्यू करें। मतलब रिव्यू का मतलब है कि अच्छे से आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट हमेशा स्ट्रांग रखना है। टाइटल मैंने पहले भी बोला था कि ओवर एस्टिमेटेड नहीं होना चाहिए। अपना टाइटल बढ़िया से रखना, कि मतलब ओवर एस्टिमेट मत करना कि भाई मैं ये काम इतने में कर दूंगा। कभी कभी चीजें वैसे नहीं जाती जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स टाइम लेते हैं, कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं। कभी कभी कुछ चीजें जो है वो बड़ी बड़ी चीजें बिल्कुल भी तंग नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अफेक्ट कर देंगी। तो ये सब चीजें होती है। फिर उसके बीच में आपको पेपर राइटिंग ये वो ऐसे ऐसे करके, और खुद का भी हेल्थ मेंटेन करना है। तो ये सब चीजें आप कैसे करेंगी, तब आप ऐसे ही कर पाओगे कि जब आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट ओवर एस्टिमेटेड ना रखें, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रखें, आप काम कैसा करना चाहते हैं वैसे ही डिसाइड करके रखें। और ये सब चीजें आपको विद टाइम आएंगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट द थिंग इज टू अंडरस्टैंड रिसर्च इज क्वाइट डिफिकल्ट। और वो विद एक्सपीरियंस, विद टाइम, विद आपका इंटेलेक्ट क्या है उस हिसाब से आता है, ठीक है। तो टाइम के साथ सब सीख जाते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि आप एफर्ट करते रहो तो इजीली सीखते रहोगे। और सेकंड, रिसर्च टाइटल चेंज नहीं होता। रिसर्च टाइटल हमेशा अपना सही से रखना। कभी भी रिसर्च टाइटल अपने फाइनल ऑफर के बाद चेंज नहीं किया जाता। वो स्ट्रिक्टली वही होता है जो आपने दिया था, ठीक है। बस ये चीज। और सुपरवाइजर भी 3 में से वही चूज करना जो आपने तीनों में से लिया है। कोई और लेंगे तो आपका इंस्पायर जो फाइनल ऑफर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके।